बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और हाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो मौजू है तब्दीली, जिसको इंग्लिश में चेंज कहा जाता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, तब्दीली हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। न सिर्फ ये एक हिस्सा है बल्कि एक लाज़मी हिस्सा है, और ये एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा हमारे सामने आता रहता है। सामीन कराम, तब्दीली के हवाले से हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग जब मुआशरे के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं तो इन तब्दीलियों की वजह से वो बहुत अपनी ज़िंदगी में तरक्की के मनाजिल तय करते हैं, कामयाब ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, खुशहाली की तरफ गामज़न होते हैं। जबकि इसके मुकाबले में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलात का सामना करते हैं, उनके सामने मसाइल आते हैं, ज़िंदगी में उनके रास्ते में मजबूरियाँ और मुश्किलात आती हैं। इसीलिए आज हमने ये टॉपिक चुना है कि तब्दीली क्या है। क्या तब्दीली मुश्किलात का नाम है या तब्दीली सहूलियात का नाम है? इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये तब्दीली है क्या चीज़। जब हम अपनी पहली वाली बातें, पहले वाली चीज़ें, पहले वाली आदतें जिन पर हम अमल किया करते थे, जब उनकी जगह नई चीज़ों ने ली है तो उस नई जगह लेने वाली चीज़ को हम तब्दीली का नाम देते हैं। एक प्रोफेसर ने, एक स्कॉलर फिलोसोफर ने ये कहा है कि ज़िंदगी के अंदर जो हमेशा रहने वाली चीज़ है, चूँकि ज़िंदगी में हर चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती, लेकिन एक ही चीज़ ज़िंदगी में हमेशा रहती है और वो है तब्दीली। और जब से इंसानी तारीख़ के अंदर हम देख लेते हैं कि जितने इंसान इस दुनिया में आए, जितनी ज़िंदगियां इस दुनिया में आई, जितने हालात इस दुनिया में आए, वो हालात मौजूद नहीं रहे, लेकिन एक चीज़ हमेशा के लिए मौजूद रही, वो थी तब्दीली। तब्दीली हमेशा के लिए रहती है। हम तब्दीली को पसंद करें, हम तब्दीली से खुश रहें, हम तब्दीली से नाराज़ हो जाएं, हम तब्दीली का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं या तब्दीली का सामना करने के लिए हमारी तैयारी ना हो, ये हमें याद रखना चाहिए कि तब्दीली आकर रहेगी और तब्दीली आती रहेगी। यही वजह है कि इंसान ने, जब से इंसान ने होश संभाला है, उस वक्त से लेके आज तक इंसान तब्दीलियों का सामना करता रहा है, और आज के बाद भी एक इंसान इसी तरह से ही तब्दीलियों का सामना करता रहेगा। एक सवाल हमारे जहन में ये आता है कि क्या इंसानी ज़िंदगी के लिए तब्दीली ज़रूरी है? बहुत सारे समझदार और माहिरीन का ये ख़याल है कि तब्दीली फितरत की जानिब से इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी नियामत है। इसी तब्दीली ही की वजह से एक इंसान नई बातें सीखने के काबिल हो जाता है, नए तजुर्बात करने के काबिल हो जाता है, एक नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के काबिल हो जाता है। अगर तब्दीली नहीं होती, हम उसी जगह रुके होते जहाँ पे हम पहले से थे, तो फिर एक ज़िंदगी में जमूद का तस्वुर आ जाता। इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी की मिसाल आप ले लें। हम पैदा होते हैं नौमौलूद एक बच्चे की शक्ल में, फिर उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है, हमारी जिस्मानी तब्दीली के साथ हमारी सोचों के अंदर तब्दीली, हमारे रहन सहन के अंदर तब्दीली, हमारे ज़िंदगी के गुजारने के तरीक़ों में तब्दीली, हमारी ज़िम्मेदारियों को संभालने के हवाले से तब्दीली। तो अब देखें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, ज़िंदगी के गुज़रने के साथ साथ इंसान नए नए तजुर्बात का सामना करता जाता है, और ये तब्दीली जो है फितरत की जानिब से हर इंसान के लिए एक नियामत है। तो गोया तब्दीली
हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और इसको हमें अपने अल्लाह की जानिब से और फितरत की जानिब से एक बहुत बड़ा इनाम समझना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये तब्दीली इंसानों के लिए, इंसानी मुआशरे के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए कोई अच्छी चीज़ है या ये बुरी चीज़ है? तो मुअज़्ज़िज़ सामईन, ये ज़हन में रखिएगा कि तब्दीली न अच्छी है न बुरी है। बात यह है कि इस तब्दीली का हम किस तरह से सामना कर लेते हैं। तो हमें ये बताया गया है कि अगर एक इंसान तब्दीली की समझ हासिल करे, तब्दीली को समझने की कोशिश करे, उस तब्दीली को समझने के बाद उसके साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं, और वो चीज़ें जो तब्दीली अपने साथ अच्छी चीज़ें लेकर आई हैं उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, और तब्दीली की वजह से जो चीज़ें कमज़ोर उसके सामने नज़र आई हैं उससे वो अपने आप को बचाने की कोशिश करे। तो इससे वो इंसान इस ज़िंदगी की तब्दीली से फ़ायदा उठाने के काबिल हो सकता है। अमूमन वो लोग जो तब्दीली को समझने में नाकाम रह जाते हैं, तब्दीली की समझ हासिल करने में नाकाम रह जाते हैं, वो इस ज़िंदगी की इस तब्दीली का कमाहक़ फ़ायदा उठा नहीं सकते। तो ये तब्दीली हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो तब्दीली की समझ रखते हों उनके लिए फ़ायदेमंद है, और जो तब्दीली की समझ नहीं रखते उनके लिए ये तब्दीली फ़ायदा देने में भी नाकाम रह जाती है, और वो ख़ुद भी इस तब्दीली का फ़ायदा उठाने में कामयाब नहीं हो सकते। ये याद रखें सामीन के जब भी हम तब्दीली की बात करते हैं तो तब्दीली का सामना करने वाले इंसानी मुआशरे में हमें 3 किस्म के लोग नज़र आते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने की कि हमें 3 किस्म के लोग नज़र आते हैं, यानी लोगों के तब्दीली के हवाले से 3 किस्म के नज़रियात हमारे सामने हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि तब्दीली बुरी चीज़ है, तब्दीली हमारी पहचान को ख़राब कर देती है, तब्दीली हमारे कल्चर को ख़राब कर देती है, तब्दीली से हम अपने अखलाक़ियात से गिर जाते हैं, तब्दीली से हमारे ख़ानदानी जो रसूमात साल हा साल से चले आ रहे थे वो तब्दील हो जाते हैं। तो इसीलिए वो तब्दीली की मुखालिफत की कोशिश करते हैं। जो तब्दीली की मुखालिफत करते हैं, वो तब्दीली से दूर जो भागते हैं, उनको इंग्लिश में रिजेक्शनिस्ट का नाम दिया जाता है। वो जो तब्दीली को रिजेक्ट करते हैं, वो तब्दीली को बुरी चीज़ समझते हैं और हमेशा उससे बचने की कोशिश करते हैं। अगर आज हम अपनी इस दुनिया के अंदर, मुआशरे के अंदर इनकी मिसालें देखें तो बहुत सारी हमें वो मिसालें मिल जाती हैं बहुत आसानी से, जिसके अंदर ऐसे इंसानी मुआशरे और गिरोह हमारे सामने मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि तब्दीली की वजह से इंसानियत और इनके अक़दार गिर चुके हैं और इंसान के लिए ये तब्दीली बजाय फ़ायदे के एक नुकसानदेह चीज़ है। दूसरा जो गिरोह इंसानों का है, उनको ऐसे लोग हैं जो तब्दीली को इस हद तक कबूल कर चुके हैं कि तब्दीली के हर चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छा समझा है। उन्होंने ये कहा कि तब्दीली जो चीज़ लेकर आई यही नई दुनिया है, यही ज़िंदगी का नाम है, यही ज़िंदगी का मकसद है। जो माजी है उससे हमें कोई सरोकार नहीं, जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं अब वो फरसुदा हो चुके हैं, जो हमारी कदरें हैं उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं रही है। दूसरे इंसानी जो ज़रूरी चीज़ें थी उनको भी हमें करने की, अब ज़माना बहुत बदल गया, हम बहुत आगे निकल गए, हम तब्दीली के ज़माने में ज़िंदगी गुजार चुके हैं, तो अब हमें फरसुदा चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो ऐसे लोग हैं जिनको एसेमिलिस्ट कहते हैं, जो अपने आप को मुकम्मल तौर पर इस तब्दीली के इस तूफ़ान में गर्क कर देते हैं और वो अपने आप को माजी से अलग करने की और काटने की कोशिश करते हैं। एक तीसरा तस्वुर है तब्दीली के हवाले से, तीसरा तस्वुर है इंटीग्रेशन की। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि तब्दीली कभी रुकेगी नहीं, तब्दीलियां आती रहेंगी, और ये तब्दीली जब आएगी तो ये तब्दीली अपने साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी लेके आएगी
اور بہت ساری ایسی چیزیں جو خراب ہوں گی وہ بھی لے کر آئے گی۔ اب ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم اس تبدیلی سے ملنے والی جتنی اچھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہم اپنائیں، ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے معاشرے کا حصہ بنائیں، اس کے فائدے کو ہم انسانی معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کریں، اور تبدیلی کے نتیجے میں جو خراب چیزیں ہیں جس سے انسان کی ذات کو نقصان ہو سکتا ہے، جس سے انسان کے فیملی کو نقصان ہو سکتا ہے، جس سے انسانی معاشرے کو نقصان ہو سکتا ہے، ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اوپر کی جو دو قسمیں ہیں اس میں یا تو ہم نے تبدیلی کو گناہ سمجھا ہے یا تو ہم نے تبدیلی کو سب کچھ سمجھا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو تیسرا لیول ہے اس کے اندر یہ کانٹ چھانٹ والی بات ہے، ہمیں تبدیلی کو سمجھنے والی بات ہے۔ آج کی دنیا کے اندر جب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، پچھلے 40-50 سالوں کے اندر پوری دنیا میں انسانی معاشرے کے اندر جس تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں وہ زندگی کے کسی بھی پہلو میں ہیں، چاہے اس کا تعلق میڈیکل سے ہو، چاہے اس کا تعلق سوشل لائف سے ہو، چاہے اس کا تعلق پالیٹکس سے ہو، چاہے اس کا تعلق معیشت سے ہو۔ ہر زندگی کے میدان میں اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ چکی ہیں جو پچھلے صدیوں میں اتنی بڑی تبدیلیاں نہیں آ چکی ہیں۔ تو آج جس دنیا میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں سامعین، یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما کرنے والی دنیا ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس قسم کی دنیا میں زندگی گزاریں۔ سب سے پہلی بات، آج کی دنیا میں، جس دنیا میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، آج کی دنیا میں اتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہے، پورے دنیا کے کونے کونے کے اندر ہونے والے حالات ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ان سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ آج انفارمیشن کے حوالے سے دنیا کو گلوبل ولیج کہا گیا ہے۔ آج کے ٹائم پہ اسی وقت رشیا میں کیا ہو رہا ہے، یو ایس میں کیا ہو رہا ہے، چائنا میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، ایشیا میں کیا ہو رہا ہے، ایک انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر ہر قسم کے معلومات حاصل کرتا ہے۔ وہ زندگی کے جس بھی پہلو کے حوالے سے سیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی کے لیکچر کو اٹینڈ کر سکتا ہے، ہر قسم کے معلومات، ہر قسم کے انفارمیشن کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیں دیکھنا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ہم جس انفارمیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا ہر ملنے والی انفارمیشن ہمارے فائدے کی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ انفارمیشن غلط ہے، لیکن کم از کم ہمیں انفارمیشن کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ نمبر 1، وہ انفارمیشن جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جس کے ذریعے سے ہماری زندگی پہ، ہمارے فیملیز کی زندگی پہ، ہمارے معاشرے کی زندگی پہ اچھے اثرات پڑ سکتے ہیں، وہ ایک انفارمیشن ہے۔ تو ہمیں ایسے انفارمیشن کو ضرور حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک انفارمیشن وہ ہوگی جو نقصان دہ تو نہیں ہوگی ہمارے لیے، لیکن فائدے کی بھی چیز نہیں ہوگی۔ اس کے حاصل کرنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اس کا اتنا فائدہ بھی نہیں ہوگا جو ہمیں اس کے حاصل کرنے کے بعد حاصل ہو۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس انفارمیشن کا ہمیں فائدہ ہے اس انفارمیشن کو تو ہمیں حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن جو انفارمیشن ہمارے فائدے کی نہ ہو اس پہ ہمیں اپنے قیمتی وقت کا ضیاع کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایسے انفارمیشن پہ وقت ضائع کرنے کے بجائے ہمیں اپنے وقت کو کسی اور مقصد کے لیے لگا دینا چاہیے تاکہ ہمارے زندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ تیسری چیز، انفارمیشن، وہ انفارمیشن جو ہماری ذاتی زندگی کو بھی نقصان پہنچائے، جو ہمارے عقلی زندگی کو بھی نقصان پہنچائے،
جو ہمارے معاشرے کو بھی نقصان پہنچائے اور ہماری فیملی لائف کو بھی اس کا نقصان پہنچ جائے۔ اور اگر ہم ایسی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں تو وہ سوائے ہماری زندگیوں میں پریشانیاں دینے کے اور کوئی چیز ہمیں نہیں دے گا۔ تو دیکھیں کہ اس دنیا میں ہم رہتے ہیں جس میں ہر قسم کی انفارمیشن موجود ہے، لیکن ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا کہ کون سے انفارمیشن ہمارے فائدے کی انفارمیشن اور کون سا انفارمیشن ہمارے لیے نقصان دہ اور کون سا انفارمیشن جو صرف ہمارے وقت کو ضائع کروانے والا انفارمیشن ہے۔ تو ہمیں اس کے اندر بھی سمجھ حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کے اندر بھی ہمیں اس بات کی تمیز رکھنا اور سمجھ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج کی دنیا میں کس چیز کو ہم اٹھا کے اپنے فائدے کے لیے، اپنے بچوں کے فائدے کے لیے، اپنے خاندان کے فائدے کے لیے اور معاشرے کے فائدے کے لیے استعمال کریں، اور کس چیز سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں مختصراً سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ جب ہم پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا اس کے بعد میں تیسری چیز کا عموماً کہتا ہوں سوشل میڈیا، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جن کے اندر ہمیں بہت ساری کامیابیوں کے راستے بھی ملیں گے اور بہت سارے مشکلات کے راستے بھی ملیں گے۔ اب یہ میرے اور آپ کا کام ہے کہ ان کا استعمال کرنے کے بعد ہم اس بات کا یقین کریں کہ یہ وہ چیز ہے جس سے میری ذاتی زندگی کو بھی فائدہ ہے، میرے خاندان کی زندگی کو بھی فائدہ ہے اور اسی سے میرے معاشرے کو بھی فائدہ ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس فرق کو نہیں سمجھا اور ہم نے ہر چیز کو اپنے گلے سے لگانے کی کوشش کی تو پھر ہم ممکن ہے کہ وہ زندگی کا فائدہ اس تبدیلی سے حاصل نہ کر سکیں جس تبدیلی کا فائدہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اسپیشلی سوشل میڈیا کے حوالے سے آج کے سوشل میڈیا نے ہمارے معاشرے کے اندر ایک پورا طوفان مچا کے رکھا ہوا ہے۔ ہر قسم کی معلومات آپ زندگی کے اندر، چاہے اس کا تعلق مذہبی عقائد سے ہو، اس کا تعلق سائنس سے ہو، اس کا تعلق سوسائٹی سے ہو، اس کا تعلق میڈیکل سے ہو، زندگی کا ہر کوئی میدان ایسا نہیں ہے جو آپ کو سوشل میڈیا فراہم نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا۔ آپ نفرت انگیز چیزیں اسی سوشل میڈیا میں دیکھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قریب آنے والی چیزیں اسی سوشل میڈیا کے اندر ہم سمجھ لیتے ہیں۔ زندگی میں لوگ کس طرح سے آگے ترقی کرتے ہیں ہمیں سوشل میڈیا بتاتا ہے، لوگ کس طرح سے لوگوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں یہ سوشل میڈیا ہمیں بتا دیتا ہے۔ پھر دوسری چیز سوشل میڈیا کا استعمال، جب ایک نوجوان آج کی دنیا میں یا کوئی بھی انسان اس سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے اور جب تک وہ اس کے اچھے اور برے میں تمیز سے واقف نہیں ہوتا، بعض اوقات اس کو زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں رزلٹ اورینٹڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوگا، اور اگر ہم نے اپنے رزلٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس سوشل میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا اور الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کیا تو انشاءاللہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہم آج کی دنیا کے اندر ایک کامیابی کے راستے کو پانے اور منزل کو پانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اوپن مارکیٹ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک زمانہ یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی اپنے لیے مواقع ڈھونڈنے کے لیے مہینوں اور سالوں کا سفر کرتا تھا اور اس کو مواقع کی تلاش میں اپنی آدھی زندگی گزارنا پڑتی تھی۔ لیکن آج کی دنیا ایسی ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کا نہ صرف سفر کر سکتا ہے بلکہ وہاں پہ اپنا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اس اوپن مارکیٹ کے اندر یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اسی منزل کی طرف چلنے والے مسافر موجود ہیں۔ اب سب سے پہلے وہ آدمی پہنچ جائے گا جس کی رفتار اچھی ہوگی، جو آگے سے آگے بڑھ سکے گا۔ تو ہمیں اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ اگر آج کی دنیا میں ایک اوپن مارکیٹ میں زندگی گزارتا ہوں، چاہے میرا تعلق ایک تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ کی زندگی سے ہے، میرا تعلق ایک پروفیشنل سے ہے، میرا تعلق ایک جاب کرنے والے آدمی سے ہے،
मेरा ताल्लुक़ एक कारोबार करने वाला आदमी से है। हमें देखना ये होगा कि आज के इस मुकाबले की दुनिया में क्या हम अपने आप को मुआशरे के अंदर मुकाबला करने वाले, एक स्टूडेंट ये सोचे कि क्या मैं आज की दुनिया में दूसरों के साथ मुकाबले के काबिल अपने आप को बना रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ। एक कारोबारी मेरा भाई और बहन ये सोचे कि आज के मुकाबले में ओपन मार्केट में हूँ तो क्या मैंने अपनी क्वालिटी को इस लेवल पे रखा हुआ है कि मैं मुकाबले के लिए सामने जाऊँगा। कोई हुनरमंद अपने हुनर के हवाले से ये सोचे कि मेरे जैसे हज़ारों करोड़ों और हुनरमंद लोग होंगे, क्या उनके साथ में इस ओपन मार्केट में मुकाबले के काबिल हूँ कि नहीं हूँ। आज की दुनिया मुकाबले की दुनिया है। जैसे कि मैंने आपको ओपन मार्केट की बात की थी कि ओपन मार्केट में अब ये मुकाबला ज़िंदगी के हर शोबे में है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप उस प्रोफेशन के अंदर अपने आप को आगे निकाल दें तो आपको इस बात का यकीन करना होगा कि आप इतनी मेहनत करेंगे, इतना काम करेंगे कि आप उन लोगों के अंदर प्रोमिनेंट नज़र आएंगे और आप नज़र आएंगे कि आप दूसरों के मुकाबले में बहुत आगे जाके काम करने वाले हैं। इसी तरह से प्रोफेशनल लाइफ है, आपका कारोबारी लाइफ है, आपका सोशल लाइफ है। ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पे मुकाबले का तस्वुर नहीं है। हम आज उस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन, मैंने आपसे गुजारिश की कि आज हम किस किस्म की दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारी बातें हमने की। अब मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर हम आज की इस ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो कुछ उसूलों को हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ उसूलों पर हमें अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें से सबसे पहली चीज़ है टारगेट सेटिंग। क्या हमने अपनी ज़िंदगी के लिए कोई टारगेट बनाया है? हम अपने आप को आज के 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? आज के 10 साल बाद हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? आज के 20 साल बाद हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? मुझे क्या बनना है? मुझे मुआशरे के अंदर अपने आप को किस किस्म का आदमी बनाकर पेश करना है? तो क्या देखना ये है, हमें अपने आप से सवाल करना है कि क्या हमने अपनी ज़िंदगी के लिए कोई टारगेट बनाया है? हम में से जिन भी साहिबान और साहिबात ने ज़िंदगी के लिए टारगेट सेट किए हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहक़ है, क्योंकि जब हम टारगेट सेट करेंगे तब हम टारगेट की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और अगर हमने टारगेट सेट नहीं किया तो हमारी मिसाल एक ऐसे मुसाफिर की होगी जो चलता तो है लेकिन उसको ये पता नहीं है कि वो किस तरफ जा रहा है। याद रखिए, जब हम सफ़र पे निकलते हैं हमें पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है। ज़िंदगी भी एक सफ़र है। हमें इस सफ़र के अंदर ये फ़ैसला करना है कि मुझे आखिर ज़िंदगी में पहुँचना कहाँ है। उस टारगेट का हमें अभी से अंदाज़ा होना चाहिए ताकि हम अपने सफ़र की स्पीड को और चलने के अंदाज़ का फ़ैसला करने के काबिल हो जाएं। अब इस टारगेट सेटिंग के बाद आदमी सिर्फ टारगेट सेट करेगा तो वो ज़िंदगी में टारगेट पाएगा नहीं। टारगेट सेट करने के बाद दूसरा जो अहम मरहला आता है वो प्लानिंग का आता है। हमने मंजिल का तो तयन किया था, मुझे पता था कि मुझे फ़लाँ जगह में पहुंचना है। पहुंचना कैसे है? मुझे पैदल जाना है, मुझे मोटरसाइकिल पे जाना है, मुझे रिक्शा पकड़ना है, मुझे कार लेके जाना है, मेरे लिए हवाई जहाज़ की ज़रूरत है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी मंजिल कैसी है, किस मंजिल पे मुझे पहुंचना है और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे किन ज़राए की ज़रूरत है, मुझे कितना वक्त देना है, मुझे कितनी मेहनत की ज़रूरत है कि जिसके ज़रिए से मैं अपने मंजिल तक पहुंच सकता हूं। तो जब हम टारगेट सेट करें तो फिर उस टारगेट तक पहुंचने के लिए प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से स्पेशली
میں اپنی نئی نسل کو، ہمارے بچوں اور بچیوں سے میں گزارش کروں گا کہ یہ دونوں چیزیں آپ کے آنے والی زندگی کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے لیے ایک ٹارگٹ بنائیں۔ آپ اوپن مارکیٹ میں رہتے ہیں، آپ کو زندگی میں منزل کا پتہ ہونا چاہیے، اور اپنے منزل کا پتہ آپ کو ہونے کے بعد منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کی پلاننگ، آپ کی منصوبہ بندی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بہت ہی اہم چیز جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، بعض اوقات لوگ ٹارگٹس بھی سیٹ کرتے ہیں، پلاننگ بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ جو چاہتا تھا وہ تو ہو نہیں رہا ہے، وہ جس منزل کو جانا چاہتا ہے وہ تو پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ آدمی نے یہ سوچا تھا کہ مجھے فلاں منزل پہ پہنچنا ہے، بھائی پہنچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو ایئر ٹکٹ لینے کی ضرورت تھی، لیکن اس کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، اور جب تک وہ بائی ایئر سفر نہیں کرتا وہ منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا صرف اسی ایک منزل پہ ہم جانے کی کوشش کریں اور وہاں نہ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہوتا کیا ہے سامعین کہ بعض اوقات جب انسان زندگی میں ایک ہی ٹارگٹ بناتا ہے اور اس کے بعد اسی ٹارگٹ کو جب وہ حاصل نہیں کر پاتا تو پھر وہ زندگی میں مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس مایوسی سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، ہمیں خود سے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، ہمارے پاس زندگی میں ٹارگٹس کے آپشنز ہونے چاہیے۔ آپشن نمبر 1 کہ مجھے زندگی میں اس منزل پہ پہنچنا ہے، میں کوشش کروں گا، لیکن جب مجھے پتہ چلا، جب میں نے پلاننگ بنائی، جب میں نے اپنی زندگی کے راستے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے پتہ چلا کہ وہاں تک پہنچنا میرے لیے گنجائش نہیں ہے، میں اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہوں، میرے پاس کچھ ایسے مسائل ہیں کہ ان مسائل کی وجہ سے میرا پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا بہت کھلی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مایوسی سے بچ جائیں، اس فرسٹریشن سے بچ جائیں، اس ناکامی کی سوچ سے بچ جائیں، تو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایک سے زیادہ آپشنز کے بارے میں سوچیں، ہم ٹاپ آپشن رکھیں۔ میں آپ کو یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ آپشن چھوڑ دیں، آپ نمبر 1 آپشن اپنا رکھیں، نمبر 2 آپشن رکھیں، نمبر 3 آپشن رکھیں، آپ آپشنز رکھیں تاکہ اگر ہم ٹاپ آپشن تک نہ پہنچیں تو ہم دوسرا آپشن، تیسرا آپشن، چوتھا آپشن۔ زندگی مایوسی کا نام نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ زندگی میں کامیاب ترین لوگ بننا کون نہیں چاہتا ہے، لیکن زندگی کے اندر ہر آدمی اپنی زندگی کے ٹاپ لیول پہ پہنچ نہیں سکتا۔ تو کیا ہم مایوسی کا شکار ہو کے بیٹھ جائیں یا اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا شروع کریں؟ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ زندگی میں اپنے لیے صرف ایک ہی آپشن بناتے ہیں، دوسرا آپشن نہیں ہوتا، تو پھر بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ خود وہ لوگ اپنی زندگی کو خطرات کا شکار کر دیتے ہیں۔ بہت سارے بچوں نے اپنی زندگی اس وجہ سے لی کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ اتنے نمبرز حاصل کریں گے، لیکن رزلٹ آیا اور ان کو نمبر نہیں ملا۔ کچھ بچے میڈیکل میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کو میڈیکل کی سیٹ نہیں ملی، اور رزلٹ کے طور پر انتہائی افسوس کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ کیا یہ زندگی کا حل ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا سامعین۔ یاد رکھیے گا کہ ہماری خواہشات بے شمار ہیں، ہم چاہتے ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر ہم نے چاہنے کے لیے اپنے ٹاپ کے علاوہ آپشنز کا استعمال نہیں کیا تو ہم زندگی میں خوش نہیں رہیں گے۔ اگر ہم زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپشنز کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے ان آپشنز کا تعلق ورٹیکل ہو یا ان آپشنز کا تعلق ہاریزونٹل ہو۔ اگر ہم ورٹیکل اور ہاریزونٹل آپشنز رکھیں گے
तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में मायूसी नहीं बल्कि कामयाबी का एहसास पैदा करेंगे। और इसके लिए खुसूसन नौजवान नस्ल के लिए ज़िंदगी में टारगेट सेट करना और टारगेट के बाद ऑप्शंस का रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो खुसूसन नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों और बच्चियों के लिए है, वो है अपने रिसोर्सेज का, अपने वसाइल का प्रॉपर इस्तेमाल। सबसे बड़ा रिसोर्स आज के इंसान के लिए उसकी अपनी ज़िंदगी है, और ये ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी चलती रहती है। और जब हम अपने टाइम को ज़ाया करते हैं तो फिर हम जो टारगेट सेट करते हैं, जिस प्लानिंग की हम बात करते हैं, वो टारगेट और प्लानिंग हम हासिल नहीं कर सकते हैं। दूसरा अहम रिसोर्स हमारा हेल्थ। याद रखिए, जब हम सेहतमंद होंगे तब ज़िंदगी में कोई काम कर सकेंगे। हमारी सेहत ख़राब होगी, वो हेल्थ हमारी मेंटल हेल्थ भी है, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी है, दोनों हेल्थ की मैं बात करता हूँ। ये याद रखें कि जब तक हम अक़ली लिहाज से, इल्मी लिहाज से, बदनी लिहाज से सेहतमंद होंगे तो फिर हम ज़िंदगी के मुश्किलात का मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, हमने ऐसे कामों को अपनी ज़िंदगी की आदत बनाई जो हमारे सेहत के लिए बुरे हैं, मुमकिन है कि उस टाइम के लिए वो बातें हमें अच्छी लगें, लेकिन इन द लॉन्ग रन यही चीज़ें हमें नुकसान दे सकती हैं। हमारी सेहत ख़राब हो सकती है, हम ज़िंदगी में मुकाबले से पीछे रह सकते हैं। एक तो रिसोर्स हमारा वक्त था, हमें उसको संभाल के चलाने की ज़रूरत है, और दूसरा रिसोर्स हमारी सेहत है। अगर हम सेहतमंद हैं तो हम खुश हैं, अगर हम सेहतमंद हैं तो हम ज़िंदगी के मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं, अगर हम सेहतमंद हैं तो हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता हमारी सेहत हमें इजाज़त नहीं देती तो न तो हम मेहनत कर सकते हैं, न हम आगे बढ़ सकते हैं, न हम मुकाबला कर सकते हैं। तो मुख्तसरन मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हर वो काम, हर वो आदत जो हमारी सेहत को ख़राब करने का बायस बनती हो, हमें इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। तीसरी चीज़ माल। ये याद रखें, एक हकीकत है वेल्थ, दौलत, माल अल्लाह की तरफ से एक नेमत है जो हमें ज़िंदगी की सहूलियात फ़राहम करने का ज़रिया बनती है। और ये याद रखें कि अगर हमने इसका सही इस्तेमाल किया, इसका प्रॉपर यूटिलाइज़ किया, इसको उस जगह में ख़र्च किया जहाँ इसको ख़र्च करने की ज़रूरत है, तो फिर हम ज़िंदगी के मुश्किल मंजिलें तय करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हमने अपने माल को वहाँ ख़र्च किया जहाँ पे हमें ख़र्च नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ हमें ख़र्च करना चाहिए वहाँ के लिए हमारे पास माल नहीं होगा, वहाँ पे हमारे रिसोर्सेज नहीं होंगे। और जब जहाँ पे ख़र्च करना चाहिए वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम अपनी ज़िंदगी का टारगेट हासिल करने में कामयाब नहीं होंगे। तो ये तीन चीज़ें जब हम कहता हूँ कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक टाइम जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है उसका हम सही इस्तेमाल करें, हेल्थ, हम इस रिसोर्स की बहुत ज़्यादा हिफाजत करें, हम उस हर चीज़ से अपने आप को बचाने की कोशिश करें जो हमारे सेहत के लिए नुकसानदा हो, और वेल्थ, अगर हमने इन तीन चीज़ों की हिफाजत की तो फिर हमें ज़िंदगी को आसानी से गुजारने में और कामयाबी हासिल करने में मदद मिल जाएगी। आज की दुनिया के अंदर एक सबसे बड़ा मसला वैल्यूज़ और एथिक्स का चलता है। जिस कदर इंसान ने ज़िंदगी की आसाइशां हासिल की हैं, हमें खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, रहने की चीज़ें, सफ़र की सहूलियात, ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। और तरक्की के नाम से जब हमें ज़िंदगी की ये बुनियादी आसाइशात मिल गई हैं, तो आज की दुनिया के अंदर जो चीज़ हमें कम से कम होती नज़र आ रही है वो एथिक्स और वैल्यूज़ का है। ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। चाहे हम ज़िंदगी में जितनी तरक्की करें,
ज़िंदगी में जितनी दौलत कमाएं, ज़िंदगी में जितनी ताकत और इज़्ज़त हासिल करें, हमें एक बात को याद रखना चाहिए, बाप हमेशा बाप होता है, माँ हमेशा माँ होती है, बड़ों की इज़्ज़त हमेशा मुआशरे में कायम रहती है। अगर खुदा न खास्ता हमारे जहन के किसी भी कोने में ये बात आ गई कि आज मेरे खाने की ज़रूरियात पूरी हो गई हैं, मेरे पहनने की ज़रूरियात पूरी हो गई हैं, मेरे रहने की ज़रूरियात पूरी हो गई हैं, ज़िंदगी में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही, तो इसीलिए अब मुझे मेरे अखलाक़ियात की ज़रूरत नहीं है, तो ये याद रखना ज़िंदगी की खुशियाँ हम हासिल नहीं कर सकते। जो खुशी हम माँ बाप से हासिल कर लेते हैं, जो खुशी हम ख़ानदान से हासिल करते हैं, जो खुशी हम एक इंसान के साथ ताल्लुक़ से हासिल करते हैं, जो खुशी इंसानी मुआशरे के एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने से हासिल होती है, वो खाना खाने से, बड़े घर में रहने से हासिल नहीं होती। तो आज की दुनिया के अंदर अगर हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो मेरी दुआ है कि हम सबको अल्लाह तबारक व तआला हमेशा ज़िंदगी की आसाइशात दे, लेकिन इसके साथ साथ ज़िंदगी की आसाइशात के हुसूल के साथ अखलाक़ियात और इंसान के क़दरों को कभी हमने नहीं भूलना है और उनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। और आखिर में फ़ेथ, हमारा ताल्लुक़ जिस भी तरीक़े से हो, हमारा ताल्लुक़ जिस भी अक़ीदे से हो, हमारा ताल्लुक़ जिस भी मज़हब से हो, जिस भी दीन से हो, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी के अंदर इंसान को फ़ेथ ही उसकी ज़िंदगी का तरीक़ा और रास्ता दिखा देता है। और अगर हमने ये ज़हन में रख लिया और ये मान लिया कि मैं दुनिया की ज़िंदगी के साथ साथ, चूँकि हम ये मानते हैं कि हमारी दुनिया की ज़िंदगी के साथ साथ हमारा एक दीनी और अक़ीदे की ज़िंदगी भी है, इन दोनों को इक्वली हमने ख़याल रखने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात मैंने आपको बता दिया था कि दुनिया की तब्दीली में बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ जाती है कि अब ये फ़ेथ की बातें, अक़ीदे की बातें, मज़हब की बातें फ़रसुदा हो चुकी हैं, खुदा न खास्ता। तो फिर ये याद रख लेना कि हम ज़िंदगी में हकीकी खुशी हासिल नहीं कर सकेंगे। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल करें, तब्दीली से फ़ायदा हासिल करें, इवन तब्दीली से फ़ायदा हासिल करने के लिए जो यार्ड स्टिक होगा वो हमारा फ़ेथ होगा। और अगर खुदा न खास्ता हमने अपने फ़ेथ को अलग कर दिया, फिर हम तब्दीली के तूफ़ान में ऐसे जाएंगे कि ना हमें अच्छे की तमीज़ होगी और ना हमें बुरे की तमीज़ होगी। हमें हमारा फ़ेथ सिखाएगा कि तब्दील होती हुई दुनिया में वो कौन सी चीज़ है जिसको हमें हासिल करने की ज़रूरत है और वो कौन सी चीज़ है जिससे हमें दूर होने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि तब्दीली में एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें, तो इस तब्दीली को जांचने के लिए, इसके पैमाने के तौर पर, इसके छानी के तौर पर हमें अपने फ़ेथ की तरफ मुतवज्जह होना होगा कि तब्दीली तो आई है, तब्दीली में वो कौन सी चीज़ है जिसको मेरा फ़ेथ मुझे अलाउ करता है हासिल करने का, और वो कौन सी चीज़ है जिससे मेरा फ़ेथ मुझे रोकता है। और अगर हमने ये बातें अपने जहन में रखी और कुछ चीज़ें मैंने 4, 5, 6 पॉइंट्स बता दिए, इन पर हमने अमल करने की कोशिश की, तो हम इंशाअल्लाह तब्दील होती हुई दुनिया में एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के काबिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।